लास्ट वीडियो में हमने किया था DDL स्टेटमेंट्स और अब हम करेंगे DML स्टेटमेंट्स। तो DDL स्टेटमेंट में सिर्फ हमने टेबल क्रिएट किया था, ठीक है, और डेटाबेस क्रिएट किया था। तो DDL स्टेटमेंट पे सिर्फ यही आपकी जो SQL स्टेटमेंट्स काम करती है वो है क्रिएटिंग डेटाबेस, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, ठीक है। ये तीनों हमने करी थी। अब जो टेबल हमने बनाया है उसमें डेटा को हमें इंसर्ट भी करना है, तो उसके लिए हम DML स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो हम DML स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वो है इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल्स। तो इंसर्टिंग, जब हमने डेटा को इंसर्ट करना है टेबल में, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे इंसर्ट कमांड। So once a table is created, the most natural thing to do is load this table with the data to be manipulated later. तो जब भी हम एक टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हमारी होती है करने की वो है कि हम उस टेबल में अपना डेटा लोड करें ताकि उस डेटा को हम बाद में मैनिपुलेट कर सकें। दिस डेटा कैन बी इंसर्टेड बाय यूजिंग इंसर्ट कमांड। तो ये जो डेटा है आप इसको इंसर्ट कर सकते हो इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करके। व्हेन इंसर्टिंग अ सिंगल रो ऑफ डेटा इनटू द टेबल, द इंसर्ट ऑपरेशन creates a new row empty in the database file। जब भी हम इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करके डेटा में कोई भी सिंगल रो इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इंसर्ट ऑप्शन में एक नई रो बनती है, ठीक है। एक बिल्कुल खाली रो क्रिएट हो जाती है आपकी डेटाबेस फाइल में। दूसरा, लोड्स द वैल्यू पास्ड बाय द SQL इंसर्ट इनटू द कॉलम फील्ड। उसके बाद दूसरा जो काम होता है, जो इंसर्ट SQL इंसर्ट कमांड आप यूज़ करेंगे वो क्या करती है, उस कॉलम फील्ड में वैल्यू को इंसर्ट कर देती है, ठीक है। जो भी आपने जो रो इंसर्ट की है उसके बाद कॉलम्स में आपकी वैल्यूज़ इंसर्ट हो जाती है थ्रू SQL इंसर्ट। तो new rows can be added using insert command। only one row is inserted at a time। तो जो आपकी नई रो है वो इंसर्ट कमांड के साथ ऐड होती जाती है। तो ये जो रो ऐड हो रही है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही रो आपकी ऐड होती है, राइट। ऐसे नहीं है कि आप एक टाइम पे बहुत सारी रोज़ इकट्ठे इंसर्ट कर सकते हो। आपको एक एक रो क्रिएट करनी पड़ती है और हर एक रो में डेटा वैल्यूज़ इंसर्ट करनी होती है। तो सिंटेक्स क्या है आपका, सिंटेक्स कैसे आप इंसर्ट कमांड को यूज़ करोगे, लिखोगे आप इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, इनटू मतलब जिस टेबल में हमने इंसर्ट करनी है वैल्यू उस टेबल का नाम, और फिर वैल्यूज़, कौन कौन सी वैल्यूज़ हमने इंसर्ट करनी है और वो वैल्यूज़ की लिस्ट हमें साथ में स्पेसिफाई करनी होगी, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। The word values must precede the list of data to be inserted। अब जब आपने values शब्द इस्तेमाल किया है तो उसके बाद में आपको उस डेटा की लिस्ट साथ में लिखनी होगी जिस डेटा को आप इंसर्ट करना चाहते हो अपने टेबल में। कॉलम्स और सिलेक्टेड कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड। तो हम वैल्यूज़ को सारे के सारे जितने भी आपने कॉलम्स क्रिएट किए हैं टेबल में उनमें भी इंसर्ट कर सकते हैं। और हम सिलेक्टेड कॉलम्स हैं, मतलब कि अगर आप सारे कॉलम्स में कोई भी वैल्यू ना डालना चाहे, कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स में आप वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाहते हो तो भी हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। वैल्यूज़ कैन ऑल्सो बी गिवन थ्रू अ क्वेरी। However, the columns of the table being inserted must match the column output by the subquery। अब
अगर आपने किसी क्वेरी के थ्रू भी वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है तो भी आप टेबल में कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, पर जो आपने क्वेरी डाली है उसकी वैल्यू आपकी सब क्वेरी के साथ में मैच होनी चाहिए, तभी आपकी कोई भी कॉलम या फिर जो वैल्यू है वो इंसर्ट होगी। When values are provided to insert into command, it is called a single row insert as it adds one row at a time to the table. जब भी हम insert into command के साथ में या कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं तो वो एक टाइम पे एक ही रो आपकी क्रिएट करती है, या फिर एक टाइम पे एक ही रो में आपका डेटा जो है वो इंसर्ट होता है। द इनटू क्लॉज, जो ये क्लॉज आपने यूज़ किया है इस कमांड में, ये क्या स्पेसिफाइज करेगा? द टारगेट टेबल एंड द वैल्यू क्लॉज स्पेसिफाई द डेटा टू बी एडेड टू द न्यू रो ऑफ द टेबल। अब इनटू क्लॉज क्या स्पेसिफाई करता है? टारगेट टेबल मीन्स कि आपने डेटा कौन से टेबल में इंसर्ट करना है उसको स्पेसिफाई करेगा, और जो वैल्यूज़ क्लॉज है वो जो आपने डेटा ऐड करना है न्यू रोज में किसी भी टेबल में उसको स्पेसिफाई करता है। तो ये था आपका जो पूरा एक्सप्लेनेशन कि इंसर्ट का क्या काम है, इनटू का क्या काम है, वैल्यूज़ जो शब्द हमने इस्तेमाल किया है उसका थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। हम इंसर्ट एक रो इंसर्ट करेंगे और फिर उसमें वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो कैसे करना है? इंसर्ट इनटू EMP, ये हमारे टेबल का नाम है जो हमने पीछे क्रिएट किया था, राइट। अब उसमें हम वैल्यूज़ ऐड करने वाले हैं, तो जो भी कॉलम्स हमने बनाए थे उसके हिसाब से हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे। तो पहला कॉलम हमारा एम्प्लॉय कोड का था, फिर एम्प्लॉय नेम का था, फिर डिपार्टमेंट का था, फिर सिटी का था, फिर आपका जेंडर का था, और फिर आपका सैलरी का था। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो हमने एम्प्लॉय कोड के जगह पे हमने 10001 लिख दिया। फिर नेम की जगह पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं ए विलियम्स। डिपार्टमेंट में हम इंसर्ट करना चाहते हैं प्रोडक्शन। सिटी में हम इंसर्ट करना चाहते हैं अहमदाबाद, और जो हमारा जेंडर है वो मेल है, एंड द सैलरी इज़ 16046, और फिर सेमी कॉलन लगा के हमें इसको टर्मिनेट करना होता है। तो जो लिखेंगे तो इस तरीके से हमें कुछ ये दिखेगा, राइट। तो जब भी हम इसको इंसर्ट करेंगे तो हमारे सामने ये एक मैसेज आएगा कि वन रो अफेक्टेड। अफेक्टेड मतलब आपकी जो एक रो है वो क्रिएट हो, आपने लिखना है ये आपकी सीक्वल प्रॉम्प्ट पे बिल्कुल वैसे ही। तो जब भी हम वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं टेबल पे तो कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है? कैरेक्टर डेटा शुड बी इनक्लोज्ड विद इन कोट्स। जब भी आप कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें विद इन कोट्स लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, ये जो भी हम लिख रहे हैं कैरेक्टर डेटा, इसको हमने विद इन कोट्स लिखा है, ठीक है। और जो वैल्यूज़ आपकी है वो कॉमा से क्या हो रही है? सेपरेट हो रही है, ठीक है। अब जो इंटीजर वैल्यू है उसको हमने कोई कॉमा कोट्स में नहीं लिखा, उसको हम सिंपल ऐसे ही लिखेंगे। तो जो भी लिखना जब भी हम वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो सेकंड, कॉलम वैल्यूज़ फॉर डेटा टाइप ऑफ कॉलम इज़ प्रोवाइडेड विद सिंगल कोट्स। तो जब भी हम कॉलम वैल्यूज़ हमने पुट करनी है उसमें भी हमने सिंगल कोट्स से उसको उसको विद इन सिंगल कोट्स लिखना है, ठीक है। नल वैल्यू आर गिवन एज नल विदाउट एनी कोट्स। नल वैल्यू में नल वैल्यू डालनी होती है, पर उसमें कोई कोट हमें यूज़ नहीं करने होते हैं, ठीक है। इफ़ नो डेटा इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द कॉलम्स देन द कॉलम लिस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड
फॉलोइंग द टेबल नेम। अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है कॉलम्स के में ऐड करने के लिए, तो आपको कॉलम लिस्ट को ऐड इंक्लूड करना होगा और साथ में कॉलम का नाम उसमें देना होगा। ठीक है, अब हम आगे करने जा रहे हैं। ये हमने जो पीछे पूरा एम्प्लॉय टेबल बनाया था, स्पेसिफिक कॉलम्स में हम कुछ वैल्यूज़ ऐड करने जा रहे हैं। सारे कॉलम्स में हमने वैल्यूज़ ऐड नहीं करनी है, तो यहाँ पे उसका एक स्पेसिफिक कॉलम्स के लिए एग्जांपल हम देंगे। टू इंसर्ट ओनली द एम्प्लॉई नंबर, नेम एंड सैलरी, द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज्ड। तो सिर्फ नंबर, नेम और सैलरी ऐड करनी है एम्प्लॉय की, तो उसके लिए हम कमांड कैसे यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और साथ में दे देंगे कॉलम्स के नेम्स। तो सिर्फ हमने स्पेसिफिक कॉलम्स में वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो हमें टेबल के नाम के साथ में कॉलम्स की लिस्ट भी ऐड करनी होती है। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ में हमने वैल्यूज़ के साथ में तो ऑब्वियसली जो डेटा हमने ऐड करना है वही लिस्ट हमें इंक्लूड करनी है। तो ई कोड में जो डालना है वो फर्स्ट आएगा, फिर ई नेम में तो कोट्स के अंदर इसको हम लिखेंगे क्योंकि ये कैरेक्टर डेटा टाइप है, और फिर उसके बाद सैलरी बिना कोट्स के हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ये एक टेबल है, राइट। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ है। तो इस तरीके की जब वैल्यूज़ हमें इंसर्ट करनी है अपने टेबल में, तो उसको हम कैसे एंटर करेंगे, उसके लिए हम कैसे लिखेंगे इंसर्ट क्वेरी को, या इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो ऐसे इस तरीके से ये MySQL पे आपने एक एक कमांड लिखनी है हर एक रो को ऐड करने के लिए। तो डेटा आपका यही रहेगा जो ऊपर टेबल में दिखाया है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो इस तरीके से आपने ये कंप्लीट करना होता है। तो ये था तरीका कोई भी वैल्यूज़ को इंसर्ट करने का किसी भी टेबल में। ये जो आपको दिखाया गया है ये पूरा कमांड प्रॉम्प्ट है। कमांड प्रॉम्प्ट पे इस तरीके से आपकी ये वैल्यूज़ जब आप इंसर्ट करोगे तो इस तरीके से आपको ये दिखेगा। ठीक है, ये MySQL प्रॉम्प्ट पहले आता है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ आता है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर ये एंगल ब्रैकेट होता है, इसके आगे से आपको लिखना शुरू करना होता है। ये चीज़ आपकी बाय डिफ़ॉल्ट एंटर होती रहती है जैसे जैसे आप न्यू लाइन एंटर करते जाओगे अपने प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड कैसे आप यूज़ करोगे, तो select command is the most commonly used statement in the SQL. The select statement in SQL is used to retrieve or fetch data from a database. अब जो SQL statement होती है, जो most commonly used command है आपकी SQL में, वो है select command। ठीक है, तो सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, जो भी डेटा वैल्यूज़ हमने टेबल में इंसर्ट की है या डेटाबेस में जो भी वैल्यूज़ हमने इंसर्ट की है उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, हम SQL स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी SQL स्टेटमेंट में कौन सी, सिलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वी कैन फेच ईदर द एंटायर टेबल और अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पूरे का पूरा टेबल भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो भी वैल्यू हमने पूरे उस टेबल में इंसर्ट किए वो सारी की सारी वैल्यूज़ हम प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कुछ रूल जो स्पेसिफाई किए होंगे डेटाबेस में उसके आधार पे हम वैल्यूज़ को फेच कर सकते हैं। द डेटा रिटर्न्ड इज स्टोर्ड इन
a result table. This result table is also called result set. अब जो भी डेटा आपको प्राप्त होता है या जो भी वैल्यूज़ आप रिट्रीव करते हैं वो आपकी रिज़ल्ट टेबल में स्टोर हो जाती है, और इस रिज़ल्ट टेबल को हम क्या कहते हैं, रिज़ल्ट सेट। ठीक है, और या फिर हम इसको व्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि व्यू मतलब कि एक्चुअल टेबल वो है नहीं, वो कौन सा टेबल है जो वैल्यूज़ हमने अंडरलाइन टेबल से रिट्रीव की है। ठीक है, वो एक आपको टेबल ही दिखाई देगा, पर वो एक्चुअल टेबल नहीं है। वो फॉर एन इंस्टेंस आपके पास टेबल क्रिएट हुआ है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो आपने डेटा बनाया था उस एज अ उसका रिजल्ट वो आपके सामने क्रिएट होता है। ठीक है, with the select clause of a select command statement, we specify the columns that we want to be displayed in the query result, and optionally which column headings we prefer to see above the result table जो view table आपका बनता है। ठीक है, तो सिलेक्ट क्लॉज में हम उन कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करते हैं जो एज अ रिज़ल्ट हमें चाहिए, मींस जो टेबल से हमें वैल्यूज़ चाहिए, जो वैल्यूज़ हम रिट्रीव करना चाहते हैं, उन कॉलम्स के नेम को हम स्पेसिफाई करते हैं सिलेक्ट कमांड के साथ में। तो ये आपका सिंटेक्स है यहाँ पे, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2 हमने कॉलम के नाम यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं फ्रॉम। अब ये फ्रॉम क्लॉज क्या स्पेसिफाई करता है, टारगेट टेबल जहाँ से आपने वैल्यूज़ को लेना है या वैल्यूज़ को फेच करना है। ठीक है, तो टेबल नेम में आप टेबल का नाम इंसर्ट करेंगे, तो कॉलम 1 कॉलम नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये नेम ऑफ द फील्ड ऑफ द टेबल, फील्ड्स मतलब जो कॉलम्स होते हैं आपके उसका नाम है, और टेबल नेम फ्रॉम वेयर वी वांट टू फेच द डेटा, टेबल नेम उस टेबल का नाम है जहाँ से हम वैल्यूज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो क्वेरी है, दिस क्वेरी विल रिटर्न ऑल द रोज इन द टेबल विद फील्ड्स कॉलम 1 कॉलम 2। अब जो ये क्वेरी क्या करेगी, जितनी भी रोज़ आपकी होगी पर्टिकुलर टेबल में जो आपने स्पेसिफाई किया होगा, ठीक है, उस टेबल में आपकी जो फील्ड्स होंगी कॉलम 1 कॉलम 2, वो सारी आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी, या फिर उसका पूरा रिजल्ट आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब नेक्स्ट है टू फेच द एंटायर टेबल, जो सिंटेक्स हमने लिखा है, अब उसको हम, अगर हम पूरे टेबल, अभी हमने स्पेसिफिक कॉलम्स वहाँ से फेच किए थे, अगर हम पूरे एंटायर टेबल को फेच करना चाहते हैं और ऑल द फील्ड्स इन द टेबल, जितनी भी फील्ड्स आपकी उस टेबल में है उसको पूरे को फेच करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कैसे क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट, ये एस्ट्रिक साइन, स्टार बोलते हैं इसको, फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ इसका मतलब ऑल होता है, इस साइन का मतलब क्या है, ऑल। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपके टेबल का नाम होगा वो नाम आपको देना होगा। तो फर्स्ट क्या होगा, सिलेक्टिंग ऑल कॉलम्स, जो हमने पीछे किया था, व्हेन डेटा फ्रॉम ऑल रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम द टेबल आर टू बी व्यूड, देन द सिंटेक्स ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट इज सिलेक्ट all from table name, where asterisk means all columns in the table. The statement for selecting all columns in table is, तो ये आप लिखोगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हमने यहाँ पर टेबल का नाम दे दिया है, तो इसकी जो आउटपुट होगी आपकी वो कैसे दिखाई देगी आपको स्क्रीन पे, इस तरीके से। तो ये इस तरीके की आपको आउटपुट दिखाई देगी आपकी प्रॉम्प्ट पे, सारे कॉलम्स जितने भी थे, हमारा एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, सेक्स एंड सैलरी, तो ये सारी आउटपुट आपको इस सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय कमांड से इस तरीके की रिजल्ट आपके सामने आएगा। अब स्पेसिफिक कॉलम का एग्जांपल जैसे हम लेंगे, यहाँ पे अभी ऑल किया था, अब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल आपको चाहिए, तो you can use select statement to display specific columns of the table by specifying the column names separated by commas। तो
तो आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में कॉलम्स के नाम देने होंगे और कॉलम्स के नाम को आपको कॉमा से सेपरेट करना है। तो आप लिखोगे सिलेक्ट एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, सैलरी। मान लो आप ये तीनों कॉलम्स को की वैल्यू को रिट्रीव करना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो और फिर बाद में सेमीकोलन से आपको ये टर्मिनेट करना है। तो आपके सामने जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके का आएगा। सिर्फ 3 ही कॉलम आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे, ठीक है। और तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक कॉलम्स को भी रिट्रीव कर सकते हैं वैल्यूज़। अब इफ़ यू वांट सैलरी टू बी डिस्प्लेड बिफोर ई नेम, द स्टेटमेंट इज़ एज फॉलोज। अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे ऊपर क्या था, सैलरी बाद में है, एम्प्लॉय नेम पहले है, पर अगर आप चाहते हो सैलरी पहले आए और एम्प्लॉय नेम बाद में आए, तो इसके लिए आपको कमांड लिखनी होगी किस तरीके से, सिलेक्ट एम्प्लॉय कोड, सैलरी एंड ई नेम। आपको कॉलम्स को आगे पीछे, कॉलम्स के नेम को आगे पीछे स्पेसिफाई करना होगा फ्रॉम एम्प्लॉय, तब जाके आपका जो सैलरी वाला कॉलम है वो आगे आ जाएगा और ई नेम वाला कॉलम आपका पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप रिट्रीव कर सकते हैं वैल्यूज़ अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने कॉलम्स को रीअरेंज करके, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ वैल्यूज़ को फेच किया है टेबल से, ऑल वैल्यूज़ एंड द सिलेक्टेड कॉलम्स। अब अगर हमने अपने टेबल पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को अप्लाई करना है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको पता है क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। इन ऑपरेशंस को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अपने टेबल वैल्यूज़ पे, तो आप कैसे करोगे? You may need to modify the way in which the data is displayed and want to perform calculations. This can be done with arithmetic expressions. An arithmetic expression may contain column name, constant numeric values, and arithmetic operators like plus, minus, multiplication, and division. This is shown as below. As below means अगर आप क्या चाहते हैं, आपने कोई भी वैल्यू है आपकी टेबल पे, ठीक है, कोई भी डेटा है और आप उस डेटा पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो वो कैलकुलेशन आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो आप जानते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं आपके, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो कैसे आप इन ऑपरेटर्स को अप्लाई करेंगे अपने टेबल पे जो आपका डेटा होता है उस पर। तो हम यहाँ पे एक क्वेरी रन कर रहे हैं, सिलेक्ट ई नेम सैलरी, सैलरी प्लस 1000। ये प्लस क्या है यहाँ पे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर हमने यहाँ पे अप्लाई किया है फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल पे जो डेटा है आपका, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, सैलरी पे हमने क्या करना है, सैलरी में हमने 1000 रुपया जमा करना है। तो ये हमारी कैलकुलेशन है। तो जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने ये डेटा आ जाएगा। जितने भी एम्प्लॉई होंगे हमारे, उन सब के नेम्स डिस्प्ले हो जाएंगे, उन सब की सैलरीज डिस्प्ले हो जाएगी और सैलरी में 1000 रुपया आपका जमा हो जाएगा, सबकी सैलरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, एडिशन ऑपरेशन अप्लाई हो गया आपके डेटा पे, ठीक है। 1000 रुपया आपके डेटा पे, आपके हर एक एम्प्लॉय के सैलरी में ऑटोमेटिकली जुड़ गया। तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब और एग्जांपल हम करेंगे, लिस्ट द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ विद देयर सैलरीज। तो सिंपल यहाँ पे हमने सैलरी, हमने सारे एम्प्लॉयज़ के नेम और सैलरीज डिस्प्ले करानी है। तो कौन से कॉलम्स हम यहाँ पे चाहिए हमें, ई नेम और सैलरी के फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनके नाम और सैलरीज आपके कॉलम्स पे आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। मतलब ये 2 कॉलम्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। लिस्ट द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ एंड देयर डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट है तो कौन सा कॉलम हम स्पेसिफाई करेंगे, डिपार्टमेंट कॉलम, ठीक है, विद ई नेम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेरी है, राइट अ सीक्वल स्टेटमेंट टू रिट्रीव ई कोड, ई नेम एंड सैलरी।
3 चीज़ें चाहिए, तो सिलेक्ट ई कोड ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सिंपल ये लिखना है और आपके सामने ई कोड ई नेम और सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी क्या है हमारी, लिस्ट द नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट ही चाहिए, तो आपने सिर्फ क्या लिखना है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। डिस्टिंक्ट हम क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं, ताकि जो डबल वैल्यूज़ है डिपार्टमेंट की वो डिस्प्ले ना हो। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला, जहाँ पे भी हमें दिखाई देता है कॉलम, ये डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये R&D 3 बार है, ठीक है, पर्सनल 1 बार है, प्रोडक्शन 2 बार है। तो ये अलग अलग ये जो डुप्लीकेट वैल्यू है ये प्रिंट ना हो, तो इसीलिए हमने डिस्टिंक्ट शब्द का इस्तेमाल किया, ताकि सिर्फ एक बार ही हमारे डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो ये था आपका डिस्टिंक्ट का, यहाँ पे इसको हम आगे डिटेल में भी करेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी आपको। फिर है लिस्ट द नेम सैलरी एंड GPF अमाउंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। GPF इज़ कैलकुलेटेड एज 53% ऑफ द सैलरी। अब ये देखो यहाँ पे आपको बोला है कि आपने GPF अमाउंट, सैलरी भी डिस्प्ले करवानी है, नेम भी डिस्प्ले करवाना है, और साथ में GPF अमाउंट हर एक एम्प्लॉय का, और साथ में बताया कि GPF अमाउंट कैसे आपका कैलकुलेट होगा। GPF अमाउंट होगा सैलरी का 53%। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका अप्लाई होगा, कैसे, सिलेक्ट ई नेम सैलरी, सैलरी का 53%, तो इनटू 0.53 हम कर देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आपका GPF भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो GPF का पहले आपको क्या वो करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो आपको क्वेरी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी क्वेरीज रन कर सकते हैं। ये सारी सिलेक्ट स्टेटमेंट की क्वेरीज हमने की विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये था आपका पूरा DML स्टेटमेंट, जिसमें हमने अभी सिलेक्ट स्टेटमेंट की और इंसर्ट स्टेटमेंट की। तो कोई कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।